चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपका सिद्धू इनर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो हमारा मुख्य सेशन है, पृथ्वी रहने वाली है, क्योंकि हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी में पिछले सेशन में हम लोग पढ़े हैं बुध, मरकरी के बारे में और शुक्र के बारे में, वेनस के बारे में, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। देखिए, पृथ्वी इतनी खूबसूरत है बेटा कि हमको जीवन हमारा यहाँ पे संभव होता है, मानव आराम से रह लेते हैं। जो मानव को 3 चीज़ें चाहिए स्वस्थ रूप से जीवन जीने के लिए, भोजन, पानी और हवा, ऑक्सीजन, वो तीनों चीज़ हमारे पृथ्वी पर मिलती है। और पृथ्वी का संतुलन ऐसा है कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चलते फिरते हैं, दिन रात भी होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्रहों के अगर बेस की तुलना में किया जाए तो ग्रह के बेस की तुलना में अगर किया जाए तो ये ग्रहों के रूप में ये तीसरे नंबर का ग्रह है। किस नंबर का बेटा? तीसरे नंबर का। तो लिखिए, क्रम के अनुसार तीसरा नंबर आता है। दूसरा कि पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक जोन में आती है। पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक जोन में आती है। उसके बाद देखिए, गोल्डीलॉक का मतलब क्या होता है? वह क्षेत्र गोल्डीलॉक का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां जल द्रव अवस्था में रहता है, है। देखिए, पिछली बार भी पढ़ाए थे, ठीक है। आप लोग हमारा YouTube जब स्टार्ट हुआ था उस समय का वीडियो देखेंगे तो शायद ये कंटेंट मौजूद है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गोल्डीलॉक का मतलब जोन का क्या होता है, ये चीज़ को समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि इसे देखिए, पृथ्वी का आकार भू आब होता है। पृथ्वी का जो आकार होता है, पृथ्वी का आकार, जो पृथ्वी होती है उसका आकार जो होता है भू आब होता है, भू आब। इसको बोलते हैं ज्वाइड होता है। अब बात की जाए कि पृथ्वी पर जल जो द्रव अवस्था में है, जल कितना पाए जाते हैं, तो देखिए, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, जल का जो बेस है ये 71% होता है। अब इसमें जो जल में 71% में केवल वन, ये भी लगभग में केवल 1% जल पीने योग्य है। वैसे है 0.93%, ठीक है, पीने योग्य। अब सोचिए कि पृथ्वी पर पूरा जल ही जल है, 71% जल है। लोग कहते हैं जल की कमी होती है, लेकिन जल की कमी कभी भी पृथ्वी पर नहीं होगी। लेकिन कमी किसकी होगी? पीने योग्य जल की, जिसको हमको जरूरत है। अब समुद्र का जल तो सूखेगा नहीं, महासागर है, ये तो जल सूखेगा नहीं। नदियां हैं, हमारी नदियां मान लो सूख सकती हैं, लेकिन महासागर तो नहीं सूख सकते हैं। सागर हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं, तो ये सबका जल मिला के 71% है, ठीक है। अब हम लोगों को जो पीने योग्य जल है, नहाने योग्य जल है, हम अपने बाइक धोते हैं, खेतों में पानी सींचते हैं, ये जो जल है केवल 1% है। इसी को हमको बचाना है, ये बहुत कम रह गया है, ठीक है। आने वाले समय में अगर हम लोग जल बेटा वाटर बचाएंगे नहीं
तो हम लोग बड़ा तरसेंगे। जैसे पेट्रोल डीजल महंगा बिक रहा है, उसी तरह क्या होगा, जल भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29% भाग स्थल है। अब पृथ्वी पर जल तो 71% है, लेकिन जो 29% भाग है, 29% भाग ये स्थल है। कैसा है, स्थल है। मतलब कि कह सकते हो आप कि 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। अब पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को ब्लू नीला ग्रह कहते हैं। देखिए इसका कारण यही होता है क्योंकि जल की मात्रा बहुत अधिक है, और जब दूर से देखने पर, दूसरे प्लेट से देखने पर आपको ये क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आगे अगर हम पृथ्वी की व्यास की तुलना करें, पृथ्वी का व्यास कितना होता है पृथ्वी का, तो देखिए व्यास की अगर बात की जाती है तो इसका एक होता है ध्रुवी व्यास, और एक होता है पृथ्वी का विषुवती व्यास। अब देखिए जो व्यास होता है पृथ्वी का, एक ध्रुवी व्यास होता है, विषुवती व्यास होता है, दो भागों में बांटा जाता है। पहले का कितना है, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, और विषुवती व्यास जो है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिधि की, पृथ्वी की परिधि की। तो परिधि भी दो प्रकार में है। पहला प्रकार क्या है, पहला ध्रुवी परिधि, और दूसरा जो बांटा गया है विषुवतीय परिधि। ठीक है, अब जब इसकी बात करेंगे तो इसकी जो किलोमीटर में होगी दूरी, इसकी है बेटा 4,00,008। ठीक है, किलोमीटर। ये जो भी दूरी होगी बेटा ये लगभग में है, क्योंकि ये बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, आगे विषुवतीय रेखा की 4,00,075 किलोमीटर। ठीक है, और पृथ्वी के बारे में जो बात किया जाता है कि इसका घनत्व कितना है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे अधिक घनत्व ग्रह, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो होता है ये बेटा पृथ्वी ही है। और इसमें लिख लीजिएगा 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की गतियां की अगर हम बात करेंगे, पृथ्वी की गतियों की अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी क्या करती है बेटा कि अपने अक्ष पर क्या करती है। देखिए यूपी टेट 2026 में आया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, घूर्णन करती है, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। तो पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर घूर्णन का मतलब क्या होता है, तो देखिए घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। उसके बाद देखिए ये जो
पृथ्वी की गतियां हैं ये 23 घंटे 5 मिनट 48 सेकेंड लगता है। 23 घंटे 5 मिनट 48 सेकेंड में ये क्या करती है बेटा, अपने अक्ष पर घूम जाती है। इसके प्रभाव इसके ही प्रभाव से जब घूमती है बेटा ना, तो ये किसका चक्कर लगाती है, तो आप लोग कहोगे कि ये सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य तो स्थिर रहता है। अब जब पृथ्वी घूमेगी, घूर्णन करेगी, तो एक तरफ तो उजाला होगा, एक तरफ जिधर नहीं सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर क्या होगा, अंधेरा होगा। तो कह सकते हैं इसके प्रकार नहीं प्रभाव, इसके प्रभाव से दिन और रात होते हैं, या कह लीजिए कि समय का परिवर्तन होता है। समय का परिवर्तन होता है। समय का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा इसके बारे में अगर बात की जाए तो परिक्रमण गति। इस गति में ही ये दूसरी अगर बात की जाए गति की, तो एक आती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसमें 365 दिन, इसमें 365 दिन, इसमें 365 दिन 5 घंटा 46 सेकेंड, 5 घंटा 46 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसमें 365 दिन 5 घंटा 46 सेकेंड का समय लगता है। और इसके बाद इसमें पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। देखिए, सुनिए, परिक्रमण का क्या मतलब होता है। देखिए, सूर्य क्या करेगा बेटा, एक जगह स्थिर रहेगा। सूर्य क्या रहेगा, ये आप मान लीजिए कि सूर्य है। क्या है, सूर्य है। ठीक, अब जो पृथ्वी होगी ये अपने अक्ष पर क्या करेगी, घूर्णन करेगी। बात समझ रहे हो? तो ये घूमेगी तो यहां से फोकस जाएगा, तो इधर पड़ेगा तो दिन होंगे, और पीछे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो पृथ्वी हमेशा देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के क्या करेगी, चारों ओर घूमेगी। बात समझ रहे हो? सूर्य एक जगह स्थिर रहेगा, यही कॉमन फैक्ट है पकड़ने का। तो ये जो सूर्य है एक जगह स्थिर रहेगा और पृथ्वी क्या करेगी, घूमेगी। और उसी कारण क्या होगा कि दिन रात होते हैं, समय बदलता है। अभी देखो 1 बज रहा है, 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, समय बदलता है। उसके बाद देखो इसमें 365 दिन 5 घंटा 46 सेकेंड का समय लगता है। तो हम कभी लीप वर्ष आता है तो बोल देते हैं कि 366 दिन एक वर्ष में होता है, और कभी क्या बोलते हैं कि 365 दिन एक वर्ष में होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो हमारी होती है सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, 1 वर्ष में। ठीक, तो 1 वर्ष लीप वर्ष भी हो सकता है, 1 वर्ष 365 दिन वाला हो सकता है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। ऋतु का मतलब कुछ लोग नहीं समझते होंगे। ऋतु का मतलब मौसम से है। ठंडी, बरसात, जाड़ा, भूकंप आना, ये सब जो परिवर्तन होते रहते हैं, ये ऋतु परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
नोट करिए। देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह भी होता है। अभी तक मैं आपको बुध पढ़ाया था, मरकरी और वेनस दोनों का कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन पृथ्वी का क्या होता है बेटा? पृथ्वी का एक उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है जिसका नाम है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग। चंद्रमा, और ये जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होती है। ठीक है, आगे पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी जो होती है ये 3,84,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी कितनी होती है? 3,84,000 किलोमीटर होती है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा दिखाई देता है तो आप लोग सोचते हो कि चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं, बड़ा नजदीक हैं, लेकिन नजदीक नहीं होते हैं। देखो कितनी दूर हम लोग देख रहे हैं, 3,84,000 किलोमीटर हैं। आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते, 5 किलोमीटर देख भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग अगर यहाँ से चंद्रमा को देख पा रहे हैं, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, तो सोचिए कि कितना बड़ा होता होगा। बात समझ रहे हो? लाइट देता है इसलिए हम लोग देख पाते हैं। आगे चंद्रमा का अपने अक्ष पर, चंद्रमा का अपने, देखिए जब हम मून पढ़ाएंगे ना तो उस समय चंद्रमा के बारे में पढ़ाएंगे। इस समय बस पृथ्वी से अटैच जितना है, जितना भाग चंद्रमा का, बस उसी को बता रहे हैं। तो चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि, अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि तथा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि, परिक्रमण की अवधि समान होती है, समान होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब परिक्रमण बोला जाए कि कितने दिन में होता है, तो परिक्रमण होता है 27.32 दिन, अर्थात कह सकते हैं इतने दिनों में चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो चंद्रमा को घूमने में कितना समय लगता है? 27.32 दिन। ठीक है, इतने में क्या करता है? चंद्रमा अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। ठीक है, तथा पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेता है। देखिए अवधि जब समान होती है, अवधि समान होने पर
चंद्रमा का पृथ्वी से केवल एक भाग देख सकते हैं, देखिए जब अवधि समाप्त हो जाती है तो हम या समान होती है तो हम चंद्रमा को जब देखते हैं पृथ्वी से तो उसका केवल एक भाग हमको दिखाई देता है। और ये कितना भाग दिखाई देता है बेटा? 59% भाग केवल पृथ्वी से देख सकते हैं चंद्रमा का, ठीक है, 59% भाग देख सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे सूर्य व पृथ्वी का संबंध, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इधर पृथ्वी है, क्या है बेटा? पृथ्वी। और इधर क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। और इधर क्या है? अगर मान लीजिए बाएं पृथ्वी और दाएं पृथ्वी सूर्य के, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बात होगी कि ये जो बाएं है इसको बोलेंगे उपसौर या नीचे की तरफ उपसौर। उपसौर को क्या बोला जा सकता है? भू-नीच, मतलब नीचे वाली भूमि, ठीक है। और इधर जो बोला जाएगा अपसौर बोला जाएगा, अपसौर को बोलते हैं भू उच्च, भूमि उच्च वाली, उच्च भूमि, ठीक है। अब जो उपसौर होता है, पूछेगा एग्जाम में कि ये उपसौर कब होता है पृथ्वी पर, तो आप बताओगे यह स्थिति 3 जनवरी को आती है। यह स्थिति 3 जनवरी को आती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि और अपसौर कब आता है? अपसौर 4 जुलाई को, ठीक है। 3 जनवरी और 4 जुलाई का डेट याद रखना। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई, ठीक है। आगे 3 जनवरी को 4 जुलाई की तुलना में अब इसकी तुलना की जाएगी, 3 जनवरी की और 4 जुलाई की क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। तुलना जब की जाएगी तो यहां क्या होगा कि लगभग 7%, लगभग 7% सूर्यातप की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कीजिए। देखिए कुछ नोट्स हैं, थोड़ा सा यहाँ बगल में लिख लीजिए। पृथ्वी पर जल तो बताए हैं आपको 71% पाए जाते हैं, 71% जल। ऑक्सीजन जो हमको चाहिए, ऑक्सीजन लगभग 21% और आर्गन लगभग 0.03%, ठीक है। ये सब पाए जाते हैं। और उसी में 1% में CO2 और बहुत सारी मेथेन, एथेन सब गैसें पाई जाती है, जो कि मेन रूप से जल पूछा जाएगा, ऑक्सीजन और आर्गन, ठीक है। 3 पूछा जाता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ये पृथ्वी पर पाया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। अगर आपको वीडियोज हमारी पसंद आए आपको, तो एक लाइक तो बनता ही है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।